let me before we start, let me take you through a tour of the kind of questions we get in IPM and CAT. So VARC section particularly contains two types of questions, right? VARC. First is the reading comprehension section, in which we get 16 questions. We get 4 paragraphs. Every paragraph contains how many questions? 4 questions. So overall, how many questions do we have? 16 questions in the RC section. Similarly, RC is what? Reading comprehension, wherein you get a paragraph and you get a few questions. You have to read the paragraph and get to the answers. The second is the VA portion. Verbal ability portion, we have got to see around 5 or 6 types of chapters. One is the most prominent type of question asked in VA section is what? Para jumble. Again, we have para summary. Then we have para completion, and then we have odd man out or out of context. We say it odd man out because that's more easy to understand. So BA के क्वेश्चंस में अराउंड 2 क्वेश्चंस ईच आ जाते हैं हर चैप्टर से, लेकिन पिछली बार हम लोग के पास पैरा जंबल के 3 या 4 क्वेश्चन थे, पैरा समरी के 3 या 4 क्वेश्चन थे। पैरा कंप्लीशन ऑड मैन आउट लास्ट ईयर आपसे नहीं पूछे गए थे कैट में, लेकिन हर साल हम लोग देखते हैं कि आपके पास लगभग सारे चैप्टर्स होते हैं, एंड दैट इज ऑल राइट। इन आईपीएम आल्सो यू गेट टू सी द सेम syllabus, except the fact that in IPM you have additional 2 to 3 grammar questions, and again 2 to 3 vocab questions. That's the additional benefit you get to see in IPM type of questions. Otherwise, the verbal ability and the RC section of IPM and CAT remain the same. बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आया? सिलेबस कंप्लीट क्लियर है एकदम? अभी क्या है आज का आइडिया? क्या है आज का आइडिया? ये है कि हम लोग पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस के टाइप्स क्या होते हैं उसको एक बार हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इन सभी चैप्टर से हम लोग फेमिलियर होने का कोशिश करेंगे। तो आज एक क्लास में ही हम लोग बेसिक्स ऑफ ऑल चैप्टर्स को थोड़ा बहुत देख लेंगे, ताकि ओवरऑल सेक्शन का ओवरव्यू मिल जाए हमें। अरे बोलो करेक्ट है ना? उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन ओवरव्यू आज मैं पूरे के पूरे बीए सेक्शन का आज आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है, आरसी और इन चैप्टर्स को छोड़ करके कैट में और किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यानी कि पिछले साल कैट में कितने क्वेश्चंस आए थे? 24 क्वेश्चंस आए थे। 16 क्वेश्चंस आए थे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के, 4 पैराग्राफ, हर सब पैराग्राफ में 4-4 सवाल, और 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। किसके बताइए? 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके पास वर्बल एबिलिटी में, जिसमें 3 से 4 सवाल पैरा जंबल के, 3 से 4 सवाल पैरा समरी के। उसके पहले 2020 में देखा गया था कि पैरा कंप्लीशन, ऑड मैन आउट के भी 1-2 क्वेश्चन थे। फिर पिछली बार नंबर ऑफ क्वेश्चन चूंकि घट गए थे कैच में, इसलिए वर्बल एबिलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी क्या किया गया? थोड़ा सा कम कर दिया गया था, राइट? ठीक है, पिछले 15 सालों से, कितने सालों से? 15 सालों से कैट में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड मैन आउट, इन 5 चैप्टर्स को छोड़ करके किसी भी और टाइप के क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। So that's a good news for you. Why? Because in CAT इंग्लिश की सेक्शन में यही 5 चैप्टर्स आने वाले हैं। अभी क्लियर ऑन दिस? उन 5 में से भी 4 चैप्टर्स का ओवरव्यू आज हम लोग लेने वाले हैं। तो क्या होगा? ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस ऑफ कैट का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं। अभी क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले हमारे पास होगा, बताइए, वर्बल एबिलिटी के मिक्स टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? पैरा जंबल। तो पैरा जंबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ये क्वेश्चन दिखता कैसा है? आपके पास कुछ एक स्टेटमेंट दिख रहे हैं और आपके पास स्टेटमेंट को अरेंज करने के कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको पता करना है कि इसका बेस्ट अरेंजमेंट क्या होगा। खास बात यह है कि आपको ये 5 से 6 टाइप के ये अरेंजमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं। कैट में ये ऑप्शंस आपको क्या होगा? नहीं दिखेंगे। दुनिया के हर एग्जाम में आपको ऑप्शंस दिखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप आईपीएम की बात करें, आप डीमैट की बात करें, आप डीआरडी की बात करें, आप जैक की बात करें, स्नैप की बात करें, आईएफटी की बात करें, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको इन 4 स्टेटमेंट्स का ऑप्शंस मिलेगा और बेस्ट आंसर आपको चूज करना होगा। बताओ किसमें से? ये जो ऑप्शंस दिए गए उसी में। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान हो गया। वाई? आप चारों ऑप्शन जो दिए गए उसमें से बेस्ट अरेंजमेंट देखेंगे,
जिस पे आपका दिल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बट कैट ऐसा नहीं करता। कैट क्या बोलता है कि भाई मैं ये ऑप्शन को क्या कर रहा हूं बताओ, भाई ये 4 ऑप्शंस में से मैं सारे ऑप्शंस को क्या कर रहा हूं, डिलीट कर दे रहा हूं, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अभी, you don't have any option. Now what will you do? You have to read this paragraph and you have to judge what should be the best arrangement. B A C D E D A B C, आपका क्या ऑप्शन होगा, और आपके पास एक क्या होता है, बॉक्स होता है, उसमें आंसर को क्या करना होता है, टाइप करना होता है। इसको कहते हैं टीटा टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टीटा टाइप क्वेश्चन। टीटा टाइप क्वेश्चन का मतलब टाइप इन दी आंसर, टाइप इन दी आंसर, ठीक है। तो ये टाइप करने वाले ऑप्शन होते हैं। कैट में ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, आपको आंसर डायरेक्टली टाइप करना होगा। बाकी एग्जाम्स में ऑप्शन दिखते हैं। बोलिए इतना क्लियर है कि नहीं। इस टाइप को क्वेश्चन को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको कुछ आपको आपको कुछ फॉलो करना होगा, रूल्स, कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 ये है कि रीड ऑल पैराग्राफ्स, ऑल स्टेटमेंट्स, डोंट बी इन अ हरी। If you are in a hurry, then things may go very bad, right? And then you will not be able to handle the whole situation. So the idea is to read the whole paragraph very quietly, very calmly. सारे स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ें, इसके बाद देखना है मेरे को क्या बनाना है बताओ। मेरे को बनाना है हर स्टेटमेंट के बताओ क्या, मैंडेटरी पेयर। मैंडेटरी पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, मैंडेटरी पेयर का मतलब होता है वो 2 स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं जो आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। वो 2 स्टेटमेंट्स आपस में कनेक्टेड होंगे, ये बात मेरे को कैसे पता चलेगी यार। पहला ऑप्शन ये है कि मैंडेटरी पेयर को फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका ये है कि हमारे पास एक बताओ क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और उसका प्रोनाउन होगा। बोलो हाँ ना भाई। फॉर एग्जाम्पल राम की बात हो रही है और दूसरे स्टेटमेंट ही से शुरू हो रहा है, तो पक्का है कि राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। तो ही वॉज अ ग्रेट पर्सन हमेशा राम के बाद आएगा। अरे बोलो हाँ ना भाई। तो राम को और सब्जेक्ट, तो राम क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन क्या है, ही है। अपन लोग दोनों का क्या बना देंगे, कॉम्बिनेशन बना लेंगे। कोई एनिमल मेंशन्ड है उसके लिए प्रोनाउन इट का यूज हुआ है, so we definitely know that it should come always with the animal. We also call it pronoun antecedent. What do we call it? This is also known as what? Pronoun antecedent. Antecedent in the sense you always know कि कौन से नाउन के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। इंडिया की बात आई है और इंडिया के लिए इट का यूज हुआ है, तो यू डेफिनेटली नो कि इंडिया और इट का क्या होगा, हमेशा एक मैंडेटरी पेयर बनेगा। डू वी ऑल एग्री टू इट, यस और नो? दूसरा ट्रिक ये हो सकता है कि फुल नेम और एब्रिविएशन हो सकता है। फुल नेम और एब्रिविएशन भी आपको अच्छा आइडिया दे सकता है। बच्चा बोलता है सर फुल नेम और एब्रिविएशन का मतलब क्या हुआ। अरे अगर कार्ल मार्क्स आया है पहले लाइन में और दूसरे में मार्क्स आया है, तो बताओ पहले कार्ल मार्क्स को मेंशन करोगे कि मार्क्स को मेंशन करोगे? पहले कार्ल मार्क्स को। सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते समय पूरा नाम पहले लिखते हैं, बाद में उसका शॉर्ट नेम यूज करते हैं, राइट। यूनाइटेड नेशंस किसी स्टेटमेंट में लिखा और दूसरे में यूएन लिखा हुआ है, तो यूएन वाला स्टेटमेंट पहले होगा कि यूनाइटेड नेशंस जो पूरा लिखा है वो पहले होगा? पहले यूनाइटेड नेशंस। पहले हम लोग हमेशा पूरा नाम लिखते हैं, बाद में उसका शॉर्ट नेम यूज करते हैं। अरे बोलो आया कि नहीं आया? तो इससे भी एक आइडिया लग सकता है। तीसरा, you can always get an idea of cause and effect relationship. Cause and effect relationship. For example, X happens, then Y happens. So you definitely know that Y will come always after what beta? X. So X and Y both will be what? Related to each other. So if there is a pair which gives you an idea about cause and effect, definitely you need to go for the cause first and then for the effect. Are we clear on this? Yes, no, guys? Are bolo na? Next, sometimes you might see chronology also. Now you will ask me, what is a chronology? Right. Ladies and gentlemen, when we read a paragraph, we definitely get to see as to what should sensibly be the first step and then what should be the second step. Yes or no? Ram cooked food and then he invited his friends. This is the right idea, or he invited his friends and then he cooked food. This will be a bad one, right? You first get ready for the event and then you invite your friends. So you first cook friends and then you invite your friends. This is common sense. Needless to tell,
90% of the questions which you get to see in CAT or IPM are common sense related questions. You don't have to, apply a lot of GK onto it. If your brain is working fantastically well, you'll be able to score a fantastic, play a fantastic game in CAT as well, right? So, chronology can be of two types. First is what beta? Events, and second is what beta? Time. 1956 आया, 1972 आया, 2002 आया, तो तुमको पता है ना यार कि 1956 को पहले रखना है, 2002 को बाद में रखना है. अरे बोलो हाँ ना भाई. इवेंट्स है. राम ने पहले खाना बनाया, फिर दोस्तों को इनवाइट किया, राइट? फिर आटा लाया, फिर आटा गूंथा. बहुत ही अजीब सा नहीं चल रहा है क्रोनोलॉजी? अरे भाई सबसे पहले क्या करेगा? आटा लाएगा, आटा गूंथेगा, खाना बनाएगा, फिर दोस्तों को इनवाइट करेगा. Are we clear on this? Yes or no? So that chronology, by virtue of your common sense, is very important. Next, E, and the most important thing, by specific idea versus general idea. बच्चा बोलता है सर ये क्या होता है? मैंने बोला कि पहले सारे बैंक्स की बात करी गई है. मैंने कहा कि तुम मेरे को बताओ पहली स्टेटमेंट कौन सा आएगा? द इंडियन बैंक्स आर सफरिंग ग्रेट लॉसेस. HDFC इज वन ऑफ देम. पहले कौन सा आएगा? इंडियन बैंक पहले आएगा. क्यों? जनरल इंफॉर्मेशन है. HDFC क्या है बेटा? उसका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है. यस और नो? तो जनरल वर्सेस स्पेसिफिक समझ में आ गया. स्पेसिफिक आइडिया इज ऑलवेज एन एग्जांपल ऑफ द जनरल आइडिया, राइट? इंडियंस आर बॉर्न ग्रेट. एग्जांपल महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी ऐसा तो नहीं बोले ना, एग्जांपल महात्मा गांधी, इंडियंस आर बॉर्न ग्रेट. You never do that. Do you do that? You never do that, right? तो पहले अपन लोगों को वो करना होगा, पहले जनरल इंफॉर्मेशन देना होगा, फिर उसके बाद अपन लोगों को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे आना होगा. Because specific ideas usually act as a kind of example of the general ideas. Are we getting it? Yes or no, guys? Yes. So that should be well tuned in your minds. So I hope. And now. Third and the most important thing which is to be discussed out here. तो ये मैंडेटरी पेयर कैसे बनाने, उसके ये 5 तरीके मैंने बताया आपको. ठीक है. तीसरा, आप इंट्रोडक्शन फाइंड कर सकते हो स्टेटमेंट का. इंट्रोडक्शन फाइंड कर लो कि आइडिया स्टेट कहां से हो रहा है, शुरू कहां से हो रहा है, वो पहला हमेशा स्टेटमेंट होगा. आप ये भी देख सकते हो कि भैया स्टेटमेंट का बताओ क्या कंक्लूजन क्या होगा, है ना? थ्योरी और एग्जाम्पल वाला आइडिया भी हो सकता है. थ्योरी होगा, उसका बताओ क्या होगा बेटा, ये एक एग्जाम्पल होगा. तो थ्योरी और एग्जाम्पल से भी आप मैंडेटरी पेयर बना सकते हो. तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनको देख करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. आर वी क्लियर ऑन दिस? चलिए, इसके बेसिस पे कुछ हम लोग अगर क्वेश्चन कर लें तो मुझे लगता है कि ये पूरा थ्योरी अप्लाई भी करके देख लेंगे तो इस चैप्टर का बहुत अच्छा एक आइडिया हो जाएगा. आर वी क्लियर ऑन दिस? यस. चलो ये देखिए, जरा क्वेश्चन देखिए. ए वाला स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जरा हम लोग. लेट्स रीड स्टेटमेंट. द फर्स्ट क्वेश्चन. If you are used to having your stimulation come in from outside, your mind never develop its own habits of thinking and reflecting. मतलब अगर बाहर से स्टिमुलेशन आ रहा है, अगर बाहर से आपको खाना मिल रहा है, तो बॉडी आपकी कभी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी ही नहीं. अरे बोलो हाँ या ना? बाहर से ही अगर विचार आपको मिल रहे हैं तो आप खुद विचार कभी करेंगे ही नहीं. सेकेंड, मार्क्स थॉट दैट रिलीजन वाज द ओपिएट. ओपिएट का मतलब अफीम, जिससे नशा होता है. Marx thought that religion was the opiate because it soothed people's pain and suffering and prevented them from rising in rebellion. See, if Karl Marx was alive today, he would say that television is the opiate of the people. अगर कार्ल मार्क्स आज जिंदा होते तो वो कहते कि टेलीविजन तो है, नशा है लोगों के लिए. Television and similar entertainments are even more of an opiate because of their addictive tendencies. और टेलीविजन और सिमिलर एंटरटेनमेंट्स उससे भी ज्यादा नशे वाली चीजें हैं. किससे भी नशे वाली चीजें हैं. ये देखो, रिलीजन वाज द ओपिएट. बोलो हाँ या ना? तो ये पक्का है कि सी से अपन लोग आइडिया को शुरू करेंगे. बोलो हाँ या ना? इफ कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स यहाँ पे क्या है बेटा? सब्जेक्ट है. इफ कार्ल मार्क्स वाज अलाइव टुडे, ही वुड से दैट टेलीविजन इज द ओपिएट ऑफ द पीपल. उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे भैया? उसके बाद सी के बाद क्या करेंगे? बी. मार्क्स थॉट दैट रिलीजन वाज द ओपिएट because it soothed the people's pain and suffering and prevented them from rising in rebellion. तो C और B एक साथ हो जाएगा.
सी बी के बाद हम लोग क्या करेंगे भैया, सी बी एक साथ लिख दिया हमने, उसके बाद डी वाले को पुट करेंगे, टेलीविजन एंड सिमिलर एंटरटेनमेंट आर इवन मोर ऑफ इन ओपिएट। इवन मोर ऑफ इन ओपिएट क्यों बोला, क्योंकि यहां पे ओपिएट को हम लोगों ने मेंशन किया है कि रिलीजन ओपिएट है लेकिन टेलीविजन तो उससे भी ज्यादा ओपिएट है। तो सी बी डी एक ट्रिपलेट हो गया, ए वाला टुवर्ड्स एंड आ जाएगा। बेस्ट आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या किया मैंने, मैंडेटरी पेयर क्या अप्लाई किया, नेम शॉर्ट नेम। अरे बोलो हाँ ना भाई, नेम और शॉर्ट नेम के वर्चू से मैंने क्वेश्चंस को निकाल लिया। ठीक है, अरे बोलो आया है, आपको आ रहा है समझ में बेटा, ठीक बात। आगे चलेंगे क्वेश्चन। अब जरा हम लोग पैरा कंप्लीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे नया चैप्टर जिसके आइडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, पैरा कंप्लीशन। मैं दो दो तीन तीन सवाल ही आज करा रहा हूं, ज्यादा नहीं करा रहा हूं, ताकि आप लोगों को मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं, डेवलप मतलब एक फेमिलियरिटी दे रहा हूं। इसके बाद दो दो तीन तीन घंटे के क्लासेस जो हैं वो पूरा पूरा एक चैप्टर की प्रैक्टिस में भी जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ शिवम पूछो, क्वेश्चन पूछो। सर मैं क्रिटिकल रीजनिंग की शीट से गो थ्रू हो रहा था, तो उसमें एक शीट है कॉज इफेक्ट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, तो है, आप कराएंगे अभी? बिल्कुल कराएंगे। जब सीआर हम लोग शुरू करेंगे तो जब केस वाली शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग करेंगे। हालांकि कोर्स ऑफ एक्शन वाले हैंडआउट को अभी शिवम मत करना तुम, वो नहीं, जब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हमने सीआर स्टार्ट किया था, फिर ऑल ऑफ अ सडन टॉपिक चेंज हो गया, तो हाँ मैं हाँ कंफ्यूज था कि वो उसका कारण है, उसका कारण है वो। हाँ वो मैं तुम लोग को पहले केसेस पढ़ाऊंगा उसके बाद में उस पर जाऊंगा। तो पहले जब ये ओके सारे टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ा लूंगा उसके बाद सीआर के केसेस पढ़ाऊंगा उसके बाद में उस पर जाऊंगा। राइट शिवम? ओके सर। हाँ हाँ ठीक बात है। पैरा कंप्लीशन को देखते हैं हम लोग जरा। पैरा कंप्लीशन क्या होता है बताओ मेरे को। एक पैराग्राफ होता है बेटा, वो पैराग्राफ के लास्ट लाइन क्या होती है, डिलीटेड होती है, और आपको पता करना होता है कि लास्ट लाइन क्या होगी उसकी। कहां से चूज करना होता है लास्ट लाइन को, नीचे जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं उसमें से आपको लास्ट लाइन का बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना होता है। अब एक बात बताओ मेरे को, जब भी हम लोग पैरा कंप्लीशन को सॉल्व करेंगे तो पैरा कंप्लीशन का नाम क्या है, पैरा कंप्लीशन है कि कंक्लूजन है? कंप्लीशन है। तो पहली बात, सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो पैराग्राफ के कंक्लूजन को फाइंड करते हैं। नेवर हैव टू डू दैट, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। अभी क्लियर ऑन दिस? हर बार ऐसा होगा, हर बार क्या होगा, ऑप्शंस में कोई ना कोई स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, एक कंक्लूजन होगा। तुम्हें कभी भी कंक्लूजन का आंसर नहीं देना, तुम्हें हमेशा क्या फाइंड करना है, कंप्लीशन, पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। अब पैराग्राफ को कंप्लीट अगर करना है तो लास्ट वाला लाइन हमेशा उसके पहले जो आइडिया है उसी को कैरी ऑन करेगा। अरे बोलो हाँ ना भाई। पैराग्राफ को कंप्लीट करने के दो तरीके, पहला, पैराग्राफ को कंप्लीट करने के दो तरीके, पहला, या तो पैराग्राफ में एक आइडिया मेंशन होगा, फिर उस आइडिया का पार्ट 1 यहां पे मेंशन होगा और पार्ट 2 जो होगा वो मिसिंग होगा, और नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको मिसिंग आइडिया को यहां पे फिट करना होगा। बोलो हाँ ना भाई। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला आइडिया है कि किसी भी चीज को होने के लिए दो फैक्टर्स की जरूरत होती है, ए और बी। फैक्टर ए ये होता है, फिर अंडरलाइन दे दिया। तो इसका मतलब वो ऑथर कह रहा है कि आइडिया को कंप्लीट करो। आइडिया को कंप्लीट करने के लिए फैक्टर ए की बात हो चुकी है, तो फैक्टर बी की बात करेंगे। अरे बोलो हाँ ना भाई, क्लियर है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक आइडिया स्टार्ट होगा और आइडिया में बोलेगा कि फिर एक्स की बात करेगा और उसको कंटिन्यू करेगा, और फिर यहां पे क्या कर देगा, एक अंडरलाइन कर देगा, मतलब एक ब्लैंक दे देगा। तुम एक बात बताओ, यहां पे जो स्टार्टिंग आइडिया है उसको यहां पे कैरी ऑन करोगे कि एक्स वाले आइडिया को ही कैरी ऑन करोगे? एक्स वाले आइडिया को कैरी ऑन, हमेशा जहां पे ब्लैंक है उसके पहले वाले आइडिया को कंटिन्यू करना है। पहले उसके पहले वाले आइडिया से हमको कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि पहले राम की बात करी हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने सीता की बात करी, है ना, और उसके बाद हमने फिर इन द ब्लैंक्स दे दिया। तो बताओ राम वाले आइडिया को कंटिन्यू करोगे कि सीता वाले आइडिया को कंटिन्यू करोगे? सीता वाले आइडिया को कंटिन्यू करोगे। ये दो तरीका हो गया। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एक पैराग्राफ देगा और यहां पे हेंस लिख करके और छोड़ देगा। अबे भाई, जब हेंस लिख के छोड़ दिया तो वो कह रहा है तुमसे क्या फाइंड करने के लिए बेटा, कंक्लूजन फाइंड करने के लिए। हेंस, देयरफॉर,
all when all is said and done, when all is said and done, hence therefore thus, इस टाइप की चीज पूछ रहा है तो पक्का है वो तुमको इशारे से क्या बोल रहा है बेटा, कंक्लूजन। यानी कि हर पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन में कंक्लूजन फाइंड नहीं करते, लेकिन जहां पे मांग रहा हो वहां पे तो तुमको कंक्लूजन देना पड़ेगा। अरे बोलो आया कि नहीं आया? पैराग्राफ का आंसर ढूंढते समय तुमको 3 बातों का ध्यान रखना है बेटा। हर आंसर जो होना चाहिए वो किसको फॉलो करना चाहिए बेटा? टोन को। पैराग्राफ का टोन सेम होना चाहिए बेटा, पैराग्राफ का थीम सेम होना चाहिए बेटा, और ग्रामेटिकली पैराग्राफ क्या होना चाहिए बेटा? आंसर जो होना चाहिए ग्रामेटिकल सिंक में होना चाहिए, ग्रामेटिकली मैच करना चाहिए। अभी क्लियर ऑन दिस? यस। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बता दो क्लियर है कि नहीं ये आइडिया। इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को जितना ज्यादा करोगे उतना ही बेहतर होते जाओगे। लेकिन मेरा काम एज ए टीचर क्या है, तुम लोगों को क्या करना है? चैप्टर से फैमिलियराइज करा देना। जितना ज्यादा फेमिलियर होगे उतना ही क्वेश्चंस को देख के डरोगे नहीं, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तुम्हारी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस ऑन? एज अ टीचर माय आइडिया गोल इज टू वर्क ऑन 2 things. 1, make you very familiar with the chapters. 2, work on the accuracy part कि 10 सवाल करो तो 9 सही होने मांगते हैं। यही 2 चीज पे मैं काम कर सकता हूं। बोलो हाँ या ना? कोई हिस्ट्री तो है नहीं है कि इसमें थ्योरी पढ़ानी है आपको, कोई ज्योग्राफी तो है नहीं कि थ्योरी पढ़ानी है। ये पूरा पूरा किसका गेम है बताओ? फॉर्मुलैरिटी और एक्यूरेसी का। जितना ज्यादा बच्चा कैट के पेपर में क्वेश्चन से फेमिलियर रहेगा उतना ही डर कम होगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही एक्यूरेट हो जाएगा। उसी से स्कोर आता है, और कोई तरीका नहीं है, और देयर इज नो अदर वे आउट। कैट पूरे दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम है। मैं बताऊं, कैट तो ऐसा है जो कहता है हमको पढ़ा लिखा आदमी चाहिए नहीं, सिर्फ मेरे को वो बंदा चाहिए जिसका दिमाग काम करता है। हमको पढ़ा लिखा आदमी, कैट का बहुत ही सिंपल तरीके से, जाओ मुंह धुल के आओ, जाओ 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 मुंह धुलाओ, मुंह धुलाओ, जाओ, सिर में दर्द हो रहा है तुम्हारे, मुझे को लग रहा है। हाँ जाओ 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 मुंह धुलाओ, धूप लग गई है तुम्हें। राइट। सो आइडिया क्या है बेटा? आइडिया क्या है? बात फॉर्मुलैरिटी बढ़ाना है और एक्यूरेसी। और कोई आपको कोई दुनिया का कोई भी चैप्टर हो बेटा कैट में, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है, तुमको 2 काम करना है। सबसे पहले ये देखना है कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ईआरपीवी आप लोग पढ़ रहे हो, बोलो हाँ ना भाई? क्या करना है ईआरपीवी में? सबसे पहले देखना है किस किस टाइप के क्वेश्चंस टीचर्स आपको बता रहे होंगे ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बोलो हाँ ना भाई? दूसरा क्या करना है? उसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। आप 100 सवाल लगा लो ईआरपीवी के, हो गया, कैट की तैयारी हो गई। ये दुनिया का सबसे आसान एग्जाम है। लोगों को लगता है ये बहुत मुश्किल है, नहीं। बच्चे कहते थे 10 घंटा पढ़े, नहीं पागल हो, 3 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। प्रैक्टिस डेली होना मांगता है। तुमको सिलेबस थोड़ा ना कंप्लीट करना है। मैं हिस्ट्री में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री तुमको खत्म करना है। यू डोंट हैव टू डू दैट, राइट? इज इट क्लियर विथ एवरीबॉडी? मैं तुमको बताऊं, कैट में कोई 10 चैप्टर केवल पढ़ के जाए, लेकिन 10 चैप्टर पे बहुत अच्छा प्रैक्टिस है उसका, वो 99% ला सकता है। अबे कितना क्वेश्चन करना ही है, 50% क्वेश्चन तो करना है कैट में मेरे को, चाहे कैट हो चाहे आईपीएम हो। कितना परसेंट? 50%। लेकिन 50% क्या होना मांगता है? सही। 50%, 100 सवाल आए, 50 बिल्कुल सही करके आओ, सिलेक्शन हो गया, तुम आए अहमदाबाद में बैठे। लेकिन दिक्कत क्या है? आदमी 100 क्वेश्चंस की सिलेबस में कंप्लीट करने में इतना बिजी हो जाता है कि वो 50% कौन सा सिलेबस है जिसमें वो 100% परफॉर्म करना चाहिए, वो भूल जाता है, ध्यान नहीं दे पाता। अरे बोलो हाँ ना भाई? तुम पीपीएल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे आसान, तब भी 3 नंबर मिलेगा। तुम एल्जेब्रा का बहुत क्वेश्चन, लॉग का बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगाओगे, तब भी 3 ही नंबर मिलेगा। तो भाई लॉग पे क्यों दिमाग खपा रहे हो? पीपीएल को पकड़ो। अरे बोलो हाँ ना भाई? इजी क्वेश्चंस को पकड़ो। कैट में परफॉर्म बढ़िया परसेंटाइल लाने के लिए एक बच्चे को केवल 3 चीजें चाहिए। पहला, उसको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या आता है। दूसरा, उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या नहीं आता है। और तीसरा, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए है और कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है। जो ये कर लेता है वो कैट में, इसीलिए कैट जो है ना, वो ज्यादा स्ट्रैटेजी का गेम है मोर देन नॉलेज।
मैथ्स के पीएचडी आदमी को बैठा दो कैट में, 20 परसेंटाइल ला दे तो बता देना। मैथ्स में जो पीएचडी है उसको बैठा दो कैट में, वो 20 परसेंटाइल नहीं ला सकता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसको सब आता है और उसको नहीं पता कि उसको क्या नहीं आता है। इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा क्वेश्चन हम करें और कौन सा क्वेश्चन। तो पता चला कि पहला क्वेश्चन पकड़ता है, वो इतना मुश्किल क्वेश्चन पकड़ लेता है कि उसमें 40 मिनट चला जाता है, टाइम खत्म। आता होगा मैथ्स आपको, लेकिन 40 मिनट बाद कर क्या लोगे आप? अरे बोलो हाँ ना भाई। सो यू हैव टू नो हाउ टू प्ले दैट गेम। इफ यू नो हाउ टू प्ले दैट गेम। हमारे यहाँ पिछले कल मैंने यूट्यूब पे डाला, सब्जी बेचने वाला लड़का आईएम में जा रहा है। यूट्यूब पे देखा आप लोगों ने? मैंने भेजा टेलीग्राम में। सब्जी बेचने वाला बच्चा आईएम में जा रहा है और हमारे यहाँ आईआईटी कानपुर के बच्चे आईएम में नहीं जा पा रहे। क्यों? इंटेलिजेंट कौन है? आईआईटीएन। स्ट्रैटेजी किसकी बेटर है? सब्जी बेचने वाले किससे जा रहा है? Are we clear on this? Yes or no? So you have to work on both the things dramatically well. Dramatically well. You should have all the drama in your hand. तुमको पता होना चाहिए कि 40 मिनट में मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। मेरे को आने से फर्क नहीं पड़ता है। 20 में से मेरे को 10 ही सवाल आ रहा होगा, लेकिन 10 भी बिल्कुल सही करके मैं 99 परसेंटाइल ले आऊंगा और तुमको 22 में से 22 भी आ रहे होंगे, लेकिन तुम 2 भी नहीं कर पाओगे कैट के प्रेशर में और चॉइस ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस के चक्कर में। इज इट क्लियर? ठीक है, जरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जरा पढ़ो आप लोग। मैं 2 मिनट देता हूं आप लोग को ये क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। दो मिनट दे रहा हूं क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, एक बार पढ़ो। यू ओके? हाँ, आराम कर लो तुम, सिर में दर्द हो रहा है, तुम आराम कर। People who are sitting online, I want answers from all of you. What should be the correct answer? Shivam Sinha, mute your mic. It's unmuted. Yes. What is the answer? People who are online, I haven't received your answers. Shivam Sinha is saying B. Akul is saying D. Okay. Shaurya is saying D. Okay. Okay. How about others? All right. Let me solve this question for you. People who are offline, beta, your answer is C. C होगा। सभी लोग को लग रहा है आंसर C। वली भी लग रहा है तुमको, ठीक है? बोरा गर्ल्स,
सी लग रहा है तुमको? चलो जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। नॉर्मली फॉलिंग ऑयल प्राइसेस वुड बूस्ट ग्लोबल ग्रोथ। अगर ऑयल के प्राइसेस कम होगा, अगर ऑयल के प्राइसेस कम होंगे तो ग्लोबल ग्रोथ बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना। तेल सस्ता होगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगी? यस और नो? दिस टाइम दो, लेकिन इस बार मैटर्स आर लेस क्लियर कट। लेकिन इस बार जो मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्लियर कट उतना नहीं है। The big economic question is whether lower prices reflect weak demand or have been caused by surge in the supply of crude। कहता है कि बड़ा सवाल यह है कि जो ऑयल का प्राइस ड्रॉप हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये क्या सप्लाई बढ़ जाने की वजह से हुआ है या डिमांड कम हो जाने की वजह से हुआ है? क्योंकि किसी भी चीज की प्राइस को दो चीजों से रेगुलेट कर सकते हैं अपन लोग। प्राइस को अप कर लो या डिमांड को, सॉरी सप्लाई को बढ़ा लो या डिमांड को। ठीक। इफ वीक डिमांड इज द कल्प्रिट, ध्यान से पढ़ना, अगर वीक डिमांड कल्प्रिट है, दैट इज वरिंग। इट सजेस्ट दैट ऑयल प्राइस इज अ सिनोनिम ऑफ वीकनिंग ग्रोथ। If source of weakness is financial, then cheaper oil may not boost growth all that much. Consumers may simply use the gains to pay down their debt. Indeed, in some countries, cheaper oil may even make matters worse by increasing the risk of deflation. अभी तक यहां तक जो भी बात हुई है, ये बताओ किसके बारे में बात हुई है? अगर डिमांड जो है वो कल्प्रिट है तो। लेकिन कल्प्रिट तो दो चीजें हो सकती थी, एक डिमांड भी और एक सप्लाई भी। हमने किसकी बात कर ली? डिमांड की बात कर ली है, लेकिन सप्लाई वाली बात क्या है बेटा? मिसिंग है। ऑप्शंस में से हमको वो ऑप्शन ढूंढना होगा जो सप्लाई की बात करके आइडिया को पूरा कर रहा है। अरे बोलो हाँ ना भाई। सप्लाई वाली बात कहां पे कर रहा है? ये देखो, ऑन द अदर हैंड, इफ प्लेंटिफुल सप्लाई इज ड्राइविंग प्राइसेस डाउन, वन हैंड पे क्या है? वीक डिमांड। अदर हैंड पे क्या है बेटा? सप्लाई। और ये वाला डी वाला बिना सोचे भी हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर डी होना चाहिए। वाई? बिकॉज ऑयल प्राइसेस के दो फैक्टर्स बताए गए, एक सप्लाई, एक डिमांड। डिमांड की बात हो गई है, सप्लाई वाला आइडिया मिसिंग है। वो सप्लाई वाला आइडिया कहां पे आ रहा है? डी में आ रहा है। इसलिए बेस्ट आंसर कौन सा होगा मेरा? डी वाला होगा। बोलो ये फ्लो चार्ट एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अरे बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये स्लाइड याद है कि नहीं आपको? क्या आइडिया ए और बी हो सकता है? ए में पूरा मेंशन हो गया, बी वाला हुआ तो आपको बी वाला मेंशन करना होगा। आया? ये क्वेश्चन एग्जाम्पल था इसी आइडिया का। अरे बोलो आया कि नहीं आया? ऑनलाइन में सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बताओ मेरे को बेटा। चलो देखेंगे ऑड मैन आउट। हल्का चैप्टर, बहुत हल्का चैप्टर, ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट क्या होता है? तुम्हारे सामने चार स्टेटमेंट्स मिलेंगे, आपको चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कॉन्टेक्स्ट को फिट। अगर हमारे सामने चार स्टेटमेंट्स हैं और उनमें से अगर मैं कहूं कि ऐसे तीन स्टेटमेंट्स है जो एक पैराग्राफ में रहेंगे और एक ऐसा स्टेटमेंट है जो उस पैराग्राफ का हिस्सा नहीं होगा, तो तुम क्या बताओगे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट होगा? अब जरा बताओ, कोई भी पैराग्राफ जब लिखा जाता है तो तीन ही चीजों की वजह से स्टेटमेंट्स आपस में जुड़े होते हैं। पहला तो पैराग्राफ का थीम, बोलो हाँ या ना। आप जियोग्राफी पे है तो सारे स्टेटमेंट्स को जियोग्राफी पे होना जरूरी होगा, बोलो हाँ ना भाई। हिस्ट्री पे है तो सारे स्टेटमेंट्स को हिस्ट्री पे होना मांगता है। if a statement is talking about say economics, then all the statements should carry on the context of economy into them. Second is what? Tone. If the paragraph carries a positive tone, all the paragraphs should carry a positive tone. If the paragraph is carrying a negative tone, all the statements should carry a negative tone. So that is one way of going about it. Or there could be a grammatical thing, grammatical syntax as we call them. Three statements are in future tense, one is in past tense. So the past cannot be jailed with a statement which contains, with a paragraph which contains only present tense. Yes or no? So you have to follow three things: tone, theme, syntax. Tone in the sense all the statements should carry the same tone. Theme in the sense all the statements should carry the same theme.
Syntax in the sense all the statements should carry the same syntax. Are we clear on this? Yes or no? Let's read this question to find how to solve this question. I'll give you 30 seconds to solve. Oh, yes. I'll give you a minute to read this question. Just to find it, which statement does not belong to the context? Which statement does not belong to the context? Sina is saying C, Ehsan Nagina is saying B. How about others? The pro and cons is a phrase. Yes. Pro मतलब होता है फायदे, cons मतलब नुकसान. सूर्यांश. Pros and the cons. फायदे और नुकसान. Or the positives or the negatives. आप दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं उसको. चलिए. Let's read this. We must also correctly judge the probability that these will or will not occur. B. The unlucky gambler falls victim to one of the worst errors the human mind can make. Weighing the pros and cons involves more than simply balancing the relative importance of various factors and outcomes. Since every decision contains elements of risk, those who understand the odds generally make the best bets and vice versa. यानी कि एक बात बताओ मेरे को, डी वाले से अपन लोग पैराग्राफ की शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं? डी के बाद क्या बोल सकते हैं? We must also correctly judge the probability that these will occur or not. अब also correctly judge है, इसका मतलब सी वाला पहले हो जाएगा. Weighing the pros and cons involve more than simply balancing the relative importance of various factors and outcomes. We must also correctly judge whether these will happen, will or will not happen. ये will or will not happen, these किसके लिए यूज होता है बेटा? Factors and outcomes के लिए यूज हुआ है. तो ये तो पक्का है कि पहले डी होगा, फिर सी होगा, फिर ए वाला हो जाएगा. बोलो हाँ या ना? लेकिन बी वाला अनलकी गैम्बलर फॉल्स विक्टिम टू द वर्स्ट एरर्स ह्यूमन माइंड कैन मेक. यहाँ पे हम लोग प्रॉस कॉन्स और डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे थे, गैम्बलिंग की बात, इसलिए डी बी वाला क्या हो जाएगा बेटा? ऑड मैन आउट हो जाएगा. हेंस द करेक्ट आंसर इज बी. अरे बोलो आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? शिवम, ऑनलाइन वाले मेरे बच्चे, सबको समझ में आया? You'll go to fundamakers.com. Where will you go? Yes, you'll go to fundamakers.com. You'll go here and you'll solve all questions of CAT. How will you solve all questions of CAT? You go to CAT MBA CAT question bank. It is for IPM students also, because I feel that there's no difference in the syllabus of CAT and IPM, especially the difficulty level of the questions. So you should be solving. And here you'll go CAT verbal ability, and we have para summary, we have para jumbles out here, we have para completion, right? So what you do is you go to say odd man out also. You have odd man out. You just go here, and these are all the odd man out questions we have seen in CAT till date. Maybe not this one, but the rest of the questions which you see, like these questions, you should try solving them and ensure that you get better at it. Similarly, you'll solve all para completion questions also. These are the questions which you have seen in CAT. Solve all these questions and be happy. Are we game? Yes? That's all for today. Thank you so much. God bless you. May you have a wonderful day ahead. Thank you so much. Bye. Take care.